हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस दुबे आपका विद्या मंदिर क्लासेस में वेलकम करता हूं। और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, जो है ग्रेविटेशन। और हमेशा से ह्यूमंस जब भी स्काई की तरफ देखते हैं तो उनको फैसिनेट करती हैं ये ढेर सारी हेवनली बॉडीज़ जो यूनिवर्स में हैं। कुछ हमारे बहुत ही करीब हैं, जैसे मून है और हमारा स्टार है सन, तो वो हमें ज़्यादा विजिबल होती हैं। और कुछ बॉडीज़ जो हमसे काफ़ी दूर हैं लेकिन हमारे ऊपर उनके जो फोर्स हैं वो हम फील करते हैं। और अगर एज ए ह्यूमन अगर हम देखें तो हम सबसे करीब अर्थ के हैं और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हम हमेशा फील करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल जो पूरा का पूरा फोर्स है, इसको हम लोग न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि इस पे आइंस्टाइन का भी एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम है और लॉ है आइंस्टाइन का, ग्रेविटेशनल लॉ। वो काफ़ी अलग है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से और काफ़ी एक्यूरेट है आइंस्टाइन का लॉ, जो हम लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे। अभी हम अपनी जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो न्यूटन के ऊपर रखेंगे, न्यूटन कैसे देखा ग्रेविटी को, और उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, जैसे अभी हमारे पास कोविड हुआ था और लॉकडाउन हो गया था, उसी टाइम न्यूटन के भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्लेग की वजह से न्यूटन का कॉलेज बंद हो गया था और न्यूटन मून को स्टडी कर रहा था और उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि मून अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा कि सर्कुलर मोशन में पॉसिबिलिटी तभी होती है जब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन हो। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका एक एक्सेलरेशन होना चाहिए सेंटर की तरफ। तो मून को ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, कौन सी फोर्स थी जो मून को सेंटर की तरफ पुल कर रही थी ताकि मून सर्कुलर मोशन कर सके? तो वो फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए हम ग्रेविटेशनल थ्योरम पर आगे बढ़ते हैं और न्यूटन की बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको कभी कभी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि दो बॉडी है, इसका मास अगर कैपिटल एम है और इस बॉडी का मास स्मॉल एम है, ठीक है। और दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दोनों बॉडीज़ की, अगर मैं उसको डी बोल दे रहा हूं, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों बॉडीज़ की, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर लग रही होगी, एक दूसरे को ये जो पुल कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G M यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी इसका मास अगर कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, तो इनके मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है D का स्क्वायर, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके स्क्वायर से ये जो फोर्स होगी वो कम होगी। यानी अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो जो फोर्स होगी वो डबल का स्क्वायर यानी 4 इनवर्स यानी 1/4 हो जाएगी। तो अगर आप डिस्टेंस डबल कर देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाती है, और अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। इट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसीलिए सन बहुत ही ज़्यादा मैसिव है लेकिन हमारे ऊपर फोर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रेविटी की है, अर्थ की ग्रेविटी की है। इसी वजह से बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन अस एंड सन इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन अस एंड अ सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी दो मास को लें, वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हैं, तो उनके बीच एक कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। जैसे अगर मैं एक नॉट सो यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात बोलूं तो अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, म्यू की अगर हम बात करें, तो वो दो सरफेस के बीच में
उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर मैं ग्लास और वुड का सरफेस की बात करूं तो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन जैसे अब ग्लास और ग्लास की बात करेंगे तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट कि कोई भी मास अगर हम लेंगे इस पूरे यूनिवर्स में तो जी की वैल्यू हमेशा सेम होगी, और काफी कम है। अगर आप जी की वैल्यू देखें तो इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। -11 मतलब क्या हो गया कि -11 यानी 6.67 को आपने डिवाइड कर दिया है 1 के पीछे 11 जीरो लगा के, 10⁻11। तो काफी छोटी है ये वैल्यू जी की, जिसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इट इज अ वेरी वीक फोर्स। इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ठीक है, क्यों वीक फोर्स है? एज कैपिटल जी हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंट से पाया गया। कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करी, जो आपके सामने है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम रखा है मैंने। तो 2 ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूं और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ले लेता हूं। तो 2 ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और मान लेता हूं कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूं। तो जो इनके ऊपर फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले केस में F1, तो वो हो जाएगी कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये m1 m2 उनका मास डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स उन 2 मासेस के ऊपर लग रही होगी। और कैसे लग रही होगी? तो जो लेफ्ट वाला है वो राइट को अपनी तरफ खींच रहा होगा। देखिए, जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो जो राइट वाला है वो भी लेफ्ट वाले को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। और ये जो फोर्सेस होंगी, ये फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होंगी। कूल, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इफ देयर masses becomes 2 times and distance between them becomes half, then value of new gravitational force will be। तो अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर इनके मास को 2 टाइम्स कर दिया जाए, देयर masses become 2 टाइम्स, यानी m1 की जो वैल्यू है उसको चेंज करके मैं 2 टाइम्स m1 कर देता हूं, और m2 की वैल्यू को भी चेंज करके 2 टाइम्स कर देता हूं। सो इफ देयर masses becomes 2 टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम becomes हाफ। अब डिस्टेंस को भी चेंज कर देता हूं, तो d की जगह मैं d/2 कर देता हूं, तो डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में कितनी लग रही होगी। तो बस हम इसको डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं वंस अगेन, एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो नई जो फोर्स है F2, इट इज इक्वल टू कैपिटल G। अब इसका मास m1 की जगह अपन को 2 टाइम्स m1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर m2 की जगह इसका मास डबल हो चुका है, तो 2 टाइम्स m2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d² की जगह d/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो F2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो F2 इज कमिंग आउट टू बी, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये नीचे 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 4 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास m1 m2 डिवाइडेड बाय d² आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैन से दैट F2 इज 16 टाइम्स F1। तो इसका आंसर जो आपके पास हो जाएगा तो विल बी 16 टाइम्स।
ठीक है क्या? तो अगर उनका मास डबल कर दिया गया और उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, तो मास को डबल करने से 2 और 2 4 टाइम्स हो गया, और डिस्टेंस हाफ करने से अगेन 4 टाइम्स हो गया, तो 4 × 4 16 टाइम्स हो जाएगी। यानी अब और मैसिव जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में एक्ट करेगी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यही एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं हम लोग, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेरी सिंपली। ओके कूल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो हमें मालूम है कि अर्थ के सरफेस पर हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ रहा है अगर वो अर्थ के सरफेस के बहुत ही करीब है। और वो फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, तो मैंने क्या किया, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये अर्थ है जो कि बहुत मैसिव है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखोगे तो वो अर्थ के रेडियस के ही बराबर होगा। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ जो है उसको m स्मॉल e से डिनोट कर देता हूँ, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ। तो देखिए, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F = GMEM, G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का निकालना है तो मुझे उसके मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा F/m, तो वहाँ m खत्म हो जाएगा आपके पास और बचेगा G = GME अपॉन RE², where m is not there because we have already divided by m, so it is GME upon RE², यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी प्लैनेट का डेटा इसमें इनपुट करके निकाल सकते हो। मैंने तो सिर्फ अर्थ पे हैं हम लोग, तो मैंने अर्थ पर ही रखा इस फॉर्मूले को, लेकिन अगर आप मून पर भी निकालना चाह रहे हो तो आप बस मास प्लग करिए इस फॉर्मूले में मून का, आप रेडियस प्लग करिए यहाँ पर मून का, और आपको यहाँ पे ग्रेविटी मिल जाएगी। तो आप ये करके कोशिश करिएगा। जैसे एक डेटा मैंने आपके सामने लाया, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द अर्थ विच इज 6 × 10⁻24 kg, और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो इट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर, यानी लगभग 6400 किलोमीटर्स। अगर मैं इसको देखूं तो इट वुड बी 6400 किलोमीटर्स है अर्थ का रेडियस। तो अगर आप ये दोनों डेटा यहाँ पर प्लग इन करते हैं तो अर्थ की G की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यहीं पर यही डेटा मून के लिए अगर मैं प्लग करूं, यहां पर मून की बात करा जाए तो फॉर मून यही जो वैल्यू आती है ग्रेविटी ऑफ मून, इट इज 1/6। तो G ऑफ अर्थ का ये 1/6 हो जाएगा। तो ये भी हम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इसको याद रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर मास ऑफ मून रख दूँ और रेडियस ऑफ मून रख दूँ तो जो मून की ग्रेविटी आएगी वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 हो जाएगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पर कोई भी बॉल या किसी भी चीज़ को ड्रॉप किया गया एट द सरफेस ऑफ मून, तो वहाँ पे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 लेकर नहीं सॉल्व करेंगे, हम उस केस में 10/6 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 6 करके सॉल्व करेंगे, विच विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर कि अगर कभी भी आपको प्लैनेट की डेंसिटी दे दी गई, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो अगर मुझे डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी के केस में कैसे इस फॉर्मूले को चेंज किया, तो ये रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बहुत ही छोटा सा प्रूफ है तो मैं आपके सामने वो प्रूफ भी लिखना चाहूँगा। तो जैसे G मैंने आपको लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू जिस भी प्लैनेट की बात है मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। अगर मैं रेडियस अर्थ की बात ना करूं, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट ले लेता हूं, तो रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए डेंसिटी अगर मैं वहां पे ले आऊं तो मैं रो से डेंसिटी लिख रहा हूं, रो से डेंसिटी लिख लेता हूं। तो डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी लिख सकता हूं मैं। और अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई प्लैनेट है, ठीक है, और उस प्लैनेट का रेडियस, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लैनेट है जिस प्लैनेट का रेडियस r है और उसका मास m है, तो मैं इस प्लैनेट का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो देखिए वॉल्यूम जो है उस प्लैनेट का कितना हो जाएगा आपके पास 4/3, क्योंकि एक स्फीयर है, 4/3 पाई इंटू r³, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी हम वापस से निकाल सकते हैं किसी भी प्लैनेट का। तो डेंसिटी रो है ग्रीक अल्फ़ाबेट डेंसिटी, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करता हूं मैं, तो 3 ऊपर चला जाएगा। सो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r³ हो जाएगा। तो यहां से इजीली इस फॉर्मूले में मैं m को रिप्लेस कर सकता हूं। तो g की वैल्यू अगर वापस से नीचे आया जाए और कंटिन्यू करा जाए इसी को, तो g की वैल्यू, तो कैपिटल G को साइड रख लेते हैं, यहाँ r² को भी साइड रख लेता हूँ, मास को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 4 पाई r³ इंटू रो, ये 4 पाई r³ वाला टर्म रो के साथ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने मास को पूरा का पूरा वहां पर रिप्लेस कर दिया। और देखिए कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो वी कैन कैंसिल दी पावर ऑफ r हियर, तो r² और यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा g इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है, g इंटू 4 पाई कैपिटल R बाय 3 इंटू डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो सेम फार्मूला, तो हम बड़ी इजीली इस फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। और सिर्फ करना क्या है कि मास को रिप्लेस कर देना है, और आप उस मास को रिप्लेस कर दीजिए किससे? डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में, यानी वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में मास को रिप्लेस कर दीजिए, और यू विल गेट द रिलेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस एंड डेंसिटी। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक डेंसिटी भी निकाल सकते हैं किसी प्लैनेट का, क्योंकि हम किसी और कैलकुलेशन से ग्रेविटी निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं। तो किसी प्लैनेट का आप मास कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से। एक अच्छा खासा रफ आइडिया आपको मास का लग जाएगा किसी भी प्लैनेट का। ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, इसी सेम फॉर्मूले को यूज़ करके एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर हम लोग आगे लेकर आए, तो जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो g इज इक्वल टू 4 कैपिटल G इंटू 4 पाई R इंटू डेंसिटी बाय 3। तो ये फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का G 4 पाई R रो बाय 3। ठीक है, और देखिए एक फार्मूला क्वेश्चन है आपके पास कि कंसिडर 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स ऑफ सेम एवरेज डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे 2 प्लैनेट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास प्लैनेट 1 और यहाँ पर है मेरे पास प्लैनेट 2। तो 2 प्लैनेट मैंने ले लिया, और कंसीडर 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स ऑफ सेम एवरेज डेंसिटी। तो डेंसिटी इसकी भी रो है और डेंसिटी इसकी भी रो है, डेंसिटी दोनों की सेम है। प्लैनेट 2 जो है इज 8 टाइम्स एज मैसिव एज प्लैनेट 1। तो प्लैनेट 1 का मास अगर m ले लेता हूं तो इट इज 8 टाइम्स एज मैसिव एज प्लैनेट 1। तो प्लैनेट 2 का मास 8 टाइम्स ले लिया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सेकंड प्लैनेट टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लैनेट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जो आपके पास डेंसिटी है वो डेंसिटी दोनों प्लैनेट्स की सेम है, और जो मास की बात करें तो वो ज़्यादा मैसिव है दूसरा प्लैनेट। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस दोनों प्लैनेट का रेशियो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
का। ओके, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि रेडियस का रेशियो दोनों का क्या है। तो रेडियस का रेशियो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। डेंसिटी आपके पास सेम है दोनों का, तो मैं अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो अगर मैं इसका रेडियस को r मान लेता हूँ r1, और इसके रेडियस को जो है मैं r2 मान लेता हूँ, इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है दोनों के केस में, तो डेंसिटी दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी यानी मास, इसका मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो 4/3 और पाई r1 का क्यूब, और इसका भी सेम अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ डेंसिटी का, बिकॉज डेंसिटी दोनों की सेम है, तो यहाँ पे जो इसका मास है तो 3 × 8 टाइम्स इसका मास है डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 का क्यूब, ठीक है क्या। तो अब यहाँ से हम लोग रेशियो ले सकते हैं, क्या क्या टर्म्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों तरफ। लेट्स कैंसिल दोस थिंग्स आउट। तो यहाँ पे 3m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 पाई भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, ये r2 का क्यूब बाय r1 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ सिंपली कि r2 बाय r1 की वैल्यू 2 टाइम्स है, यानी जो प्लैनेट 2 है उसका रेडियस प्लैनेट 1 के कंपैरिजन में डबल है, इट्स डबल। तो अब आप बता सकते हो कि ग्रेविटी कितनी होगी। तो डेंसिटी सेम है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखने की कोशिश करता हूं, तो फर्स्ट प्लैनेट के लिए अगर मैं ग्रेविटी निकालता हूं G1, तो वो निकल कर आएगी कैपिटल G 4 पाई r बाय 3 इंटू रो। और प्लैनेट 2 की अगर मैं ग्रेविटी की बात करूंगा, तो प्लैनेट 2 में इट इज रेडियस को 2 टाइम्स लिख सकता हूं मैं, तो G इंटू 4 पाई ट्वाइस ऑफ r हो जाएगा, जो कि अभी हमने देखा। और यहां से अगर मुझे रेशियो निकालना है, देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सेकंड प्लैनेट, तो अगर आप यहां पे डिवाइड कर ले इन्हें, G2 बाय G1 कर ले, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ट्वाइस वुड बी द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, जिसका डेंसिटी सेम है लेकिन वो 8 टाइम्स मैसिव है प्लैनेट 1 के। यानी अगर अर्थ के ही बराबर डेंसिटी का कोई दूसरा प्लैनेट लिया जाए, लेकिन उसका मास जो है वो अर्थ के 8 टाइम्स हो जाता है, राइट। तो उस पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो अगर हमारे यहाँ 10 है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को, तो हमने पहले निकाला कि रेडियस क्या होगा। तो रेडियस को एक सिंपल सा डेंसिटी का रिलेशन यूज करके हमने निकाला, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम करके डेंसिटी निकाला। वहां से समझ में आया कि जो रेडियस है आपके पास वो डबल है। तो रेडियस अगर डबल है तो ग्रेविटी भी डबल आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटी वेरी भी करती है अर्थ के सरफेस पे से ऊपर या नीचे जब हम जा रहे होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो क्या फंडा हो रहा है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अर्थ के सरफेस पर अगर आप रहोगे तो ये डिस्टेंस अगर RE है तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हो जाएगी G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर चले जाते हो, यानी आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाते हो, समझ में आ रहा है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट 8848 मीटर्स, दैट इज ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर है, मीन सी लेवल से ऊपर है। तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस यहाँ पे रखना होगा ग्रेविटी निकालने के लिए वो RE प्लस H हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला विल चेंज, सो GH की वैल्यू आपके पास आएगी G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस आप अर्थ के सरफेस से H हाइट ऊपर गए हो का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। और अगर ऊपर नीचे मैं R स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये पूरा जो टर्म है, दिस होल टर्म
यानी GME/r², ये वाला पूरा टर्म को मैं G लिख सकता हूँ। तो GH इज इक्वल टू G इंटू R/R+H का होल स्क्वायर। यानी एज वी मूव अप with altitude, radius change, value of, as we move above the surface of earth, value of gravity decreases, क्योंकि ये distance बढ़ता चला जाता है तो gravity जो है वो decrease होने चली जाती है। और जस्ट अगर आप बहुत दूर चले गए अर्थ के surface से तो gravity almost negligible हो जाएगी। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा रिलेशन भी है कि अगर आप अर्थ पे एक गड्ढा करके एक माइन के अंदर जाते हो, एक वेल के अंदर जाते हो और काफ़ी डीप अगर अर्थ के सरफेस के जाओगे नीचे, तो भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। गॉस लॉ से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगेन इस लेवल पे हम ये बात नहीं कर सकते। तो as we go down, as we go deep towards the center of earth, gravity again decreases। तो gravity सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पे होगी। and this is the relation जो कि बताता है कि G क्या है। this is the gravity at the surface of earth। तो ये at the surface है, तो ये एट दी सरफेस है। तो 1 - d/r। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूँ कि एग्जाम्पल अगर आप अर्थ के सेंटर पे, एग्जाम्पल के मैं बताऊं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ के सेंटर और अर्थ के सरफेस के मिड पॉइंट पर, यानी r/2 पर अगर आप चेक करना चाहते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, तो जो डेप्थ है, जितना आप अंदर गए हो तो वो डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी r - r/2। तो यानी डेप्थ भी आपके पास r/2 हो जाएगी। तो अगर इस फॉर्मूले में अपन रखते हैं और लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कहाँ पर अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं लेकिन हाफ डिस्टेंस यानी हाफ रेडियस के अगर बात करूं मैं, तो G की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो जाएगी G1 - r/2r। ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगी G इंटू हाफ। तो वो हाफ वैल्यू होगी उसकी जो कि सरफेस के पास है। तो अर्थ के सरफेस के पास अगर ग्रेविटी की वैल्यू G है तो सरफेस से r/2 डेप्थ पे जाने पर अगर हम एक डिग करते हैं, एक शाफ्ट डिग करते हैं या एक माइन डिग करते हैं, वेल डिग करते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर जाने के लिए, और अगर हम रेडियस के आधे डिस्टेंस पे जाते हैं तो ग्रेविटी जो है वो आपके पास हाफ हो जाती है। तो यहाँ से हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रेविटी जो है, मैक्सिमम ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ इज एट इट्स सरफेस। ठीक है क्या? और क्या दोनों पॉइंट हम नोट करेंगे, एज वी मूव अप, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे होते हैं, एज वी मूव अप ग्रेविटी विथ हाइट डिक्रीजेज, एंड साथ ही साथ एज वी डिग डाउन, यानी अर्थ के सरफेस के अंदर जब हम जा रहे हैं, ग्रेविटी विथ डेप्थ ऑल्सो डिक्रीजेज। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो ये फैक्ट्स हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे इन पे। बच्चों को लगता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे ग्रेविटी बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेविटी सरफेस पर मैक्सिमम है, अंदर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, ऊपर निकलोगे, ऊपर उड़ोगे, अर्थ से ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। ओके, तो लास्ट डिस्कशन करना चाहूँगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है ये तीनों, केपलर्स के लॉ हैं, और ये न्यूटन से भी पहले के लॉ हैं। जब न्यूटन ने ग्रेविटी को समझा, ग्रेविटी क्या फोर्स है, उससे भी पहले के ये लॉज हैं, और ये तीनों लॉ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, आपने सर्कल सुना होगा, ठीक है? तो ये है एक सर्कल, यानी सेंटर से आपके पास हर जगह ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम है, तो इसको अपन सर्कल बोलते हैं। ठीक है क्या? तो अगर मैं एक रिंग लूं, एक सर्कुलर रिंग लूं और उस रिंग को हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा।
तो ये है आपके पास एक एलिप्स, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनाया मैंने, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एक एलिप्स, ठीक है। और एलिप्स को दो एक्सिस से डिफाइन करते हैं अपन, तो ये दो एक्सिस होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी, तो दिस लेंथ, ये वाली जो लेंथ है इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, यानी बड़ी वाली एक्सिस, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और ये वाली जो लेंथ है आपके पास, ये छोटी एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये तो सेंटर ही होगा आपके पास। और यहाँ पर दो फोकस होते हैं, तो दो है, प्लूरल हो गया फोसाई, तो इसको अपन फोकस बोलते हैं, तो फोकस 1 और ये हो जाएगा आपके पास फोकस 2। तो ये दो फोकस होते हैं, इनके बारे में और डिटेल हमें 11th में पता चलेगी मैथ्स के अंदर। अभी के लिए बस जानते हैं इट्स अ शेप विच इज नॉट सर्कुलर। अगर सर्कुलर रिंग लिया जाए और हल्का सा दबा दिया जाए तो ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, इट इज एन एलिप्स। तो केपलर ने क्या पहचाना, केपलर ने पहला लॉ जो दिया वो, उसमें केपलर क्या पहचानता है, क्या बोलता है केपलर, फर्स्ट लॉ, कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, यानी वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगी। और हमें बचपन से बताया जा रहा है, रफ बताया जाता है कि हम एक सर्कुलर ऑर्बिट, नहीं, इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज एलिप्टिकल। यानी सन से जो हमारा डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट द ईयर, यानी अर्थ के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो सन के साथ डिस्टेंस वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सन तो एक फोकस पे बैठा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बनाऊं तो सन तो एक फोकस पे है। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? और हम कहां पर घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, तो ये अर्थ होगा। तो अर्थ जो है इस पाथ पर घूम रहा होगा, विच इज एन एलिप्टिकल पाथ। तो आप देख पा रहे होगे कि हमारा डिस्टेंस जो है वो सन से कभी पास आ जाते हैं, हम लोग सन के करीब हो जाते हैं, और हम कभी जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो सन से काफी दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा डिस्टेंस सन के साथ वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, बिकॉज सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स बट एट वन ऑफ द फोसाई, तो एक फोकस पे सन है। तो दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑब्जर्वेशन कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द ऑर्बिट। ओके, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है। सेकेंड लॉ बस ये बताता, अगर मैं आपको पहले रफ आइडिया दे दूं बिफोर द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ जब क्या बोल रहा है कि जब हमारा प्लैनेट सन के करीब आता है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जब पास आएगा, जब हमारा प्लैनेट सन के पास आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और ये जब दूर रहेगा तो वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसको केपलर मैथमेटिकली कैसे समझाता है वो भी देखना है आपको, कि अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, यानी दिस इज द लाइन। अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग की बात करूं तो ये लाइन है, तो इस लाइन की, ये दोनों लाइंस की बात हो रही है, ये दोनों लाइंस की बात हो रही है, तो ये दोनों लाइन है, ये लाइन की बात हो रही है। और देखिए जब दूर है तो ये लाइन देखिए लंबी हो जा रही है, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इंक्रीजेस व्हेन प्लैनेट इज on the farther side of the orbit with respect to the planet, with respect to the sun। जब वो farther side पे होगा तो ये लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, और जब वो उसके नियरर साइड पे होगा तो वो पेरीजीबी इसको बोलते हैं। जब पास रहता है तो पेरीजीबी बोलते हैं, और ये जब दूर रहता है तो एपोजीबी बोलते हैं। तो जब वो पेरीजी यानी पास जब रह रहा है तो ये लाइन ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो ये जब प्लैनेट जैसे जैसे मूव कर रहा है तो ये लाइन एक एरिया स्वीप कर रही है। देखिए वो एरिया मैंने यहाँ पे शेड कर रखा है, तो ये एरिया देखिए ऐसे, ये दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट। तो एरिया की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है ये, A line joining any planet to the sun sweeps out equal area in equal time intervals so that the aerial speed of the planet remains constant। यानी अगर ये वाला एरिया जो है, मान लेते हैं कि एक टाइम t में, डेल्टा t टाइम में, अगर ये एरिया जो स्वीप करा, ये पूरा एरिया शेडेड पोर्शन अगर वो A1 है, और उतने ही टाइम में सेम डेल्टा t टाइम में, उतने ही टाइम में यहाँ पे जब एरिया स्वीप करी तो ये एरिया अगर A2 है
है, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी यानी एरियल वेलोसिटी भी जिसको बोलते हैं, यानी एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, तो ये हमेशा कहीं पर भी थ्रू आउट द ऑर्बिट सेम रहता है। अच्छा, अब ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर आप इसको रफली एक ट्रायंगल मानने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये ट्रायंगल का ये जो लेंथ है आपके पास, ये लेंथ तो कम हो गया, ठीक है, यहाँ लेंथ ज़्यादा है, ठीक। तो प्लैनेट क्या करता है? टाइम सेम है, जब प्लैनेट यहाँ पास में आएगा तो प्लैनेट फास्ट हो जाएगा ताकि इस लेंथ को, वो जो ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को वो बढ़ा सके, सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके ताकि ये बड़ा हो जाए, ताकि ये एरिया, और जब वो दूर रहता है प्लैनेट तो प्लैनेट स्लो हो जाता है ताकि ये डिस्टेंस कम हो जाए, तो ये एरिया जो है दोनों सेम आएगा, यानी इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया स्वीप करता है। क्या चीज एरिया स्वीप करती है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स। स्वीप्स मतलब समझ रहे हैं, झाड़ू जैसे लगाना, तो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल सो दैट द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट comes out to be constant, ठीक है। तो यहाँ जल्दी जल्दी चलना शुरू करता है जब वो पास आता है, ताकि ये लेंथ बढ़ सके, ताकि ये जो कम है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, और जब ये दूर जाएगा तो वहाँ पे स्लो हो जाएगा ताकि कम ही डिस्टेंस कवर कर पाए सेम ही टाइम पे, ताकि ये एरिया और ये एरिया सेम आए, ठीक है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का थर्ड लॉ देखें तो उस थर्ड लॉ बताता है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर इट इज सम कांस्टेंट k टाइम्स r क्यूब, जो टी स्क्वायर है, यानी जितना टाइम लगता है इसको एक चक्कर काटने में, दैट इज द टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो टी स्क्वायर इज सम कांस्टेंट टाइम्स आर क्यूब। मेरी बात आप समझ में आ रही है क्या? तो मतलब क्या कहने का है कि अगर कोई प्लैनेट की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई प्लैनेट है तो वो आर रेडियस का, उसका जो ये मेजर एक्सिस है आपके पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, तो उसका सेमी मेजर एक्सिस, यानी इस डिस्टेंस को मैं अगर स्मॉल r मान लेता हूं, तो किसी प्लैनेट के लिए ये जो सेमी मेजर एक्सिस है अगर वो r आ रही है, और किसी और प्लैनेट के लिए अगर मैं बात करूं कि सम अदर प्लैनेट, उसके लिए अगर ये 4r आ रही है, और अगर इसके लिए टाइम पीरियड t आ रहा है, तो इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू, अगर मैं इसको t डैश बोल देता हूं, तो t डैश की वैल्यू क्या होगी? मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि अगर एक प्लैनेट है जो r है उसका सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का आधा r है, और वो t टाइम में एक रेवोल्यूशन कर रहा है, और एक दूसरा प्लैनेट है जिसके लिए सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ 4r है, तो वो कितने टाइम में ये सेम चीज करेगा? तो देखिए हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली, यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे? तो मैं बोल सकता हूँ कि t1 बाय t2 दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, तो k और k तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा r1 बाय r2 का होल क्यूब। क्लियर है? और यहाँ से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं t1 बाई t2 की बात करूँ तो t1 वाज t और ये t2 मुझे निकालना था डिवाइडेड बाय, तो r1 बाय r2, तो पहले अंडर रूट कर लेता हूँ मैं, r1 बाय r2 का अंडर रूट कर लूँगा, तो अंडर रूट अगर आप करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और उसका फिर से क्यूब कर लूँगा, तो जो मेरे पास t2 आएगा, तो t2 की वैल्यू आपके पास 8 टाइम्स t आ जाएगी जब आप इसका क्यूब कर रहे होगे। यानी अगर एक प्लैनेट का रेडियस r है और दूसरे का 4r है और इसका टाइम पीरियड t है, तो दूसरे वाले का 8 टाइम्स t हो जाएगा। यही रीज़न है कि देखिए जो दूर हैं सन से, यानी अगर मैं जुपिटर की बात करूं, यूरेनस की बात करूं, प्लूटो की बात करूं, तो वो सन से इतना दूर है तो उनको एक रेवोल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वही मर्क्यूरी या वीनस
बहुत ही पास हैं सन के, तो उनको एक ईयर करने में, एक रिवोल्यूशन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय द केपलर्स थर्ड लॉ विच स्टेट्स दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये था ग्रेविटेशन आपके लिए। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।